हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों आई होप आप सभी ने अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो ऑप्शन आ रहा है इसमें भी क्लिक करके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3 प्रिंसिपल को सीखे थे। पहला क्या हो गया, पाउलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, दूसरा था अवबाउ प्रिंसिपल एंड तीसरा क्या था दोस्तों, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तीनों प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एटॉमिक नंबर 10 से लेके एटॉमिक नंबर 36 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 10 तक कर लिए थे, तो आज हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे एंड 36 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। एंड इस एटॉमिक नंबर पे जो एलिमेंट है इसका यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे एलिमेंट एंड इधर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेते हैं एटॉमिक नंबर 10। एटॉमिक नंबर 10 में क्या है दोस्तों, सबको पता है नियॉन। ठीक है, नियॉन एक इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस, ठीक है, जिसको हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों, 10 है, मतलब इस वाले एटम पे, ठीक है, नियॉन एलिमेंट के एक एटम पे 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ओके, तो ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में घुसेगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल सबसे पहले तो 1s में घुसेगा। 1s में कितना जगह है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन का जगह है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये फुल हो चुका है। तो अब नेक्स्ट किस में घुसेगा, 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन का जगह है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा। ओके, 2s फिल होने के बाद, 2s पूरा भर्ती होने के बाद किस में जाता है दोस्तों, 2p में जाता है। ठीक है, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन का जगह है, 6 इलेक्ट्रॉन का जगह है, क्योंकि 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो सकते हैं तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, अभी देखो इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 4 एंड 6 10। ठीक है, हमारे पास 10 ही इलेक्ट्रॉन थे। ओके, अगर हम लोग इसका ऑर्बिटल का अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, इसके बाद आता है 2p, चलो ये 2p के बाद आता है आपका 3s। 3s में सिर्फ एक ही रहता है, चलो इसको ठीक तरह से, ये 3s, ठीक है। ओके, 3s के बाद आता है 3p। 3p में कितने रहते हैं दोस्तों, 3। ओके, एंड इसके बाद 3p के बाद किस में घुसता है दोस्तों, 4s में घुसता है। ठीक है, तो 4s के बाद घुसता है 3d में। ये हम लोगों ने अबव प्रिंसिपल से सीखा है। तो नियॉन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घुसेगा। ठीक है, इसका रोटेशन किस तरफ होगा दोस्तों, मान लेते हैं ये प्लस हाफ है। ओके, एंड फिर उसके बाद होगा पेयरिंग। ओके, ये तो अब फुल हो चुका है तो इसमें चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक घुसेगा एंड उसके बाद होगा पेयरिंग। ठीक है ना। ओके, देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे घुसेगा एंड यहाँ पे हम लोग हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो इस सब सेल के अंडर पे ये 3 ऑर्बिटल है, तो तीनों ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन घुसेगा एंड सबका जो रोटेशन का डायरेक्शन होगा वो सबका एक ही जैसा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तीनों के लिए हम लोगों ने क्या लिया, प्लस हाफ लिया। ओके, मान लेते हैं ये वाला रोटेशन जो है ये है आपका प्लस हाफ। ठीक है, एंड ये वाला जो रोटेशन है दोस्तों ये है माइनस हाफ। ठीक है, तो देखो ये तीनों के लिए जो रोटेशन है उसका डायरेक्शन एक ही तरफ है। ओके, अब ये तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इसके बाद होगा पेयरिंग, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ओके, देखो क्या हुआ, 2 2 4 4 एंड 6 हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों,
इसके बाद हम लोग एटॉमिक नंबर 11 के लिए निकालेंगे। एटॉमिक नंबर 11 में क्या है दोस्तों? सोडियम, ठीक है, सोडियम। तो सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? पहले इसमें घुसा दो, ठीक है, इसमें पहले घुसेगा दो, 1s2 हो गया। देन उसके बाद इसमें घुसेगा दो, 2s2 हो गया। 2s2 के बाद 2p6 में, 2p में घुसेगा, कितना इलेक्ट्रॉन घुसेगा? 6। देखो इसके बाद भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। कितना यूज़ हुआ है दोस्तों? 10 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रह गया है। वो कहाँ पे घुसेगा? 3s में घुसेगा, ठीक है, वो घुसेगा आपका 3s में, ठीक है, ये घुस गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3s1, ओके। एंड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो किसके लिए है दोस्तों? नियोन के लिए है, वो नियोन के लिए है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियोन, ठीक है। देन उसके बाद 3s1। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओके। चलो अब इसके बाद एटॉमिक नंबर 12 में चले आते हैं। सोडियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 12 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है 12 है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अवस्था में इस एलिमेंट का एक जो एटम होगा, किसी भी एटम पे 12 इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। तो इसी का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी करेंगे। तो सबसे पहले तो 1s में घुसेगा, कितना इलेक्ट्रॉन घुसेगा? 2 इलेक्ट्रॉन घुसेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1s2, ठीक है। 2s में कितना घुसेगा? 2 इलेक्ट्रॉन घुसेगा। देन 2p में कितना इलेक्ट्रॉन घुस सकता है दोस्तों? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुस जाएगा, ओके। एंड 3s में कितना घुस सकता है दोस्तों? 2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन रह गया है? 4, 2, 2, 4, 6, 10, ओके। तो यहाँ पे घुस सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s2, ओके। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो मैग्नीशियम के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ गया है, ओके। चलो अब 13 पे चले आते हैं। 13 में क्या है? मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ पे घुसेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको लिखेंगे 1s2, देन 2s2, 2s में घुस गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में भी घुस जाएगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। तो 2p में भी घुस गया। अभी 10 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यूज़ कर लिया, हमारे पास है 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 3p में। 3p में कितना इलेक्ट्रॉन घुसेगा दोस्तों? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन घुसेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे, ओके। ये हो गया 3p1, ओके। एंड इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियोन 3s2 3p1, ओके। चलो इसको मैं अभी नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है, ओके। चलो अब आता है नेक्स्ट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 14। एटॉमिक नंबर 14 में क्या है दोस्तों? एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? सिलिकॉन आता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बोलो? बिल्कुल यहाँ पे सबसे पहले तो 1s2 घुसेगा, 2s में 2 घुसेगा, एंड 2p में 6 आएगा, सॉरी ये 2p होगा, 2p6, देन 3s में 2, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन हो गया है, हमारे पास है 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ठीक है। 3p में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैसा आएगा दोस्तों? यहाँ पे ये पेयरिंग नहीं होगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये है सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओके। चलो एक और इस जगह पे कर लेते हैं। 15 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्या? एटॉमिक नंबर 15। मतलब 15 में कौन सा एलिमेंट आता है दोस्तों? ये आता है फॉस्फोरस, P फॉर फॉस्फोरस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 15 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ठीक है। 3p में एक और यहाँ पे घुसेगा, ओके। तो ये 15 तक हो गया। अभी मैं इसको पूरा इरेज करने वाला हूँ, देन उसके बाद हम लोग 16 से फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो लिख लीजिए फटाफट से। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर करा होगा तो ये सारी बातें आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि प्रीवियस लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा,
या तो आप हमारे चैनल को विजिट करिए, वहाँ से अप्लाइड केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसको ढूंढिए एंड वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का 6 नंबर क्लास। ओके, एटॉमिक नंबर 16 पे कौन सा एलिमेंट आता है दोस्तों? ये होता है आपका सल्फर। ठीक है, तो सल्फर के एक एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा? 16 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2, सबसे पहले तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, देन उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2s2, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्तों? 6, एंड 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एंड 3p में कितना आएगा? अब ये काउंट करते हैं। ठीक है, देखो 2 4 6 सॉरी 2 2 4 6 10 हो गया। ठीक है, 10 2 12 हो गया, 12 एंड 3 15 हो गया। तो 15 के बाद एक आता है, तो यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, चलो अब इसके बाद 17 नंबर पे क्या आता है? 17 नंबर पे सबको पता है आता है Cl मतलब क्लोरीन। ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर पे आता है क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो 1s2, 1s में 2 आएगा, 2s में 2 आएगा। ठीक है, 2p में 6 आएगा, 3s में 2 आएगा, 3p में कितना आएगा दोस्तों? पहले 4 था, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया नंबर 17 का मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ पे देखो कितना है? 2 4 6 10 हो गया, 12 15 16 हो गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा 17। ठीक है, तो ये हो गया 17 बोले तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसके बाद आता है नंबर 18, एक और इनर्ट गैस। ठीक है, एक और नोबेल गैस। 18 में क्या है दोस्तों? 18 में है आर्गन। ओके, ये एक नोबेल गैस है आर्गन। तो इसमें क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 5 था पहले, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आर्गन का क्या है? ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। एंड देखिए, देखो जो नोबेल गैस है या फिर इनर्ट गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑलवेज क्या रहता है? सारे ऑर्बिटल्स बिल्कुल फुल रहता है। ठीक है, सारे ऑर्बिटल्स बिल्कुल फुल रहता है। तो आर्गन के लिए अगर बात करेंगे तो कितने ऑर्बिटल्स है दोस्तों? कितने ऑर्बिट है? ऑर्बिट कितने हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर पहला ऑर्बिट हो गया, दूसरा ऑर्बिट हो गया, तीसरा ऑर्बिट हो गया। एंड तीसरे ऑर्बिट में मतलब 3 में, ठीक है, ये 2 ये 1, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? काउंट कीजिए। देखो 3s में 2, 3p में कितना? 6, 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे है 8 इलेक्ट्रॉन। तो जिन सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि क्यों जो एलिमेंट है जिसका सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है वो अगर 8 इलेक्ट्रॉन से फुल है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि अगर कोई भी एलिमेंट के एटम के बाहर वाले ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसके वजह से उन सब एलिमेंट को हम लोग नोबेल गैस कहते हैं या फिर इनर्ट गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसके बाद हम लोग 19 पे चले आते हैं। 19 पे क्या है दोस्तों? 19 पे है आपका पोटाशियम, के पोटाशियम। ठीक है, के फॉर पोटाशियम। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? बिल्कुल यहाँ तक तो सेम रहेगा ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3p के बाद कौन से वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घुसेगा दोस्तों? ये हमको अहवाव प्रिंसिपल से पता चला है कि 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन घुसता है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये किस में घुसेगा? 4s में घुसेगा। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन घुसेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन घुसेगा यहाँ पे। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन घुस गया। अभी इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? देखो इतना तक क्या है दोस्तों? बोले तो यहाँ से यहाँ तक ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन एंड उसके बाद 4s1। ओके, ठीक है ना।
इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलो अब इसके बाद 20 नंबर पे चले आते हैं। 20 नंबर पे है कैल्शियम, ठीक है, Ca कैल्शियम 20 नंबर पे है कैल्शियम। एंड कैल्शियम के केस में क्या होगा, बिल्कुल यहाँ तक तो सेम रहने वाला है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। 4s में एक और इलेक्ट्रॉन का जगह खाली है, तो यहाँ पे कैल्शियम का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे घुस जाएगा। ओके, तो ये 4s2 पूरा हो चुका है अभी, तो यहाँ पे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन 4s2। ओके, इसके बाद 21 पे चले आते हैं। 21 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है दोस्तों, यह है स्कैंडियम का, ठीक है, यह है स्कैंडियम का, Sc फॉर स्कैंडियम। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक तो ठीक है। ओके, इसके अलावा भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ तक क्या है दोस्तों 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गया है, 2 4 10 12 18 20, ठीक है, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 21 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो कहाँ पे घुसेगा ये हमें पता चलेगा अबव प्रिंसिपल से, ठीक है। 4s के बाद किस में घुसता है दोस्तों, 4s के बाद घुसता है 3d में, ठीक है, 4s के बाद घुसता है 3d में, ठीक है, तो 3d, अब ये d सबसेल है, इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3d लिखते हैं। 3d में d सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हम लोगों ने सीखा है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे घुसेगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3d1। ओके, अभी अगर इसको हम लोग अरेंज करेंगे तो 3d को पहले लिखेंगे, 4s को बाद में लिखेंगे, 3d1 4s2। ओके, हो गया, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। अगर हम लोग इसको अरेंज करके लिखते हैं तो 3 वाले पोर्शन को, मतलब 3d को पहले लिखेंगे, 4s को बाद में लिखेंगे। ओके, अगर हम लोग 4s को पहले भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो 3d को पहले लिखेंगे, 4s को बाद में लिखेंगे। ओके, इतना तक तो हो गया है, 21 तक हो गया है, तो आगे हम लोग 22 करने वाले हैं। तो 22 क्या होगा देखते हैं, पहले तो इसको इरेज कर देता हूँ। एटॉमिक नंबर 22 में कौन सा एलिमेंट है दोस्तों, टाइटेनियम, ठीक है, Ti फॉर टाइटेनियम। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा, सबसे पहले तो 1s में इलेक्ट्रॉन घुसेगा, ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद आएगा 2p में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 6 10 हो गया। ओके, देन इसके बाद आता है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद 3p में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 6। तो देखो यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 10 तो 12 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। देन उसके बाद आता है 4s में, ठीक है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एंड 4s के बाद अगर इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो वो घुसेगा 3d में, ठीक है, तो यहाँ पे 3d लिखेंगे। 3d में कितना, देखो 22 के लिए यहाँ तक 18 20 हो गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बिल्कुल एक ही डायरेक्शन पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3d2, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एटॉमिक नंबर 23 में कौन सा एलिमेंट है दोस्तों, वेनाडियम, ठीक है, V फॉर वेनाडियम। ओके, 23 में है वेनाडियम, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो बिल्कुल सेम तक जाएगा, 18 तक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d लिखेंगे, देन 4s2। ओके, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब 3d में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया वेनाडियम के केस में। अब 24 में कौन सा एलिमेंट आता है दोस्तों, क्रोमियम, Cr फॉर क्रोमियम। ओके, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d को छोड़ देते हैं फिलहाल, 4s2, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स को, ठीक है,
ऐसा लगता है कि 24 में जो एलिमेंट है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, वो लोग बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम लोग जिस प्रोसेस से करते आ रहे हैं अगर उसी हिसाब से देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब यहाँ पे 4 आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल सही है। लेकिन क्रोमियम जो है दोस्तों, क्रोमियम में थोड़ा सा फंडा है, क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, व्यतिक्रम केस, ओके, ये थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? तो देखो ये जो ऑर्बिटल्स है दोस्तों, ठीक है, ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल अगर टोटली कंप्लीटली फुल होता है, ठीक है, जैसे देखो 1s अगर कंप्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन से फुल हो रहा है तो ये कंप्लीट हो रहा है तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगा, ठीक है। एंड अगर ये हाफ फिल होता है, हाफ फिल बोले तो आधा भर्ती होता है तो भी इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्रोमियम के केस में ये जो 3D वाला जो ऑर्बिटल्स का सेट है, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो पांचों ऑर्बिटल ना ही तो फुल कंप्लीटली फुल है या फिर ना ही ये हाफ फिल है, मतलब आधा भर्ती भी नहीं है एंड फुल भर्ती भी नहीं है, तो इसका जो स्टेबिलिटी आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए क्या होता है कि जो 4s में जो इलेक्ट्रॉन है वो अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो 3D वाला जो ऑर्बिटल का सेट है वो सारे के सारे हाफ फिल हो चुके हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हाफ फिल है। एंड 4s भी क्या है दोस्तों, 4s अभी हाफ फिल हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो स्टेबिलिटी आएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो स्टेबिलिटी आएगा वो ज़्यादा होगा इस वाले से, ठीक है, इस वाले से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे 4s 1 होगा एंड यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। अगर किसी भी सब ऑर्बिट में, ठीक है, या फिर सब सेल में जितने भी ऑर्बिटल्स है वो आधा फुल होते हैं या फिर कंप्लीटली एकदम टोटली फुल हो जाता है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा आता है, ठीक है। इनकम्प्लीट से ज़्यादा आता है कंप्लीट वाले या फिर आधा कंप्लीट वाले ऑर्बिटल्स का, ओके। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह से होगा, ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क लगाया है क्योंकि ये पूछा जाता है, ओके, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है तो इसको ज़्यादातर टाइम पूछा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में करते हैं 25 में कौन सा एलिमेंट आता है दोस्तों, 25 में क्रोमियम के बाद आता है आपका मैंगनीज, ठीक है, Mn, मैग्नीशियम Mg होता है मैग्नीशियम एंड Mn4 होता है मैंगनीज, ओके, ये वाला बात आप याद रखिएगा। मैंगनीज एंड मैग्नीशियम में कंफ्यूज मत होइएगा। 25 में आता है आपका मैंगनीज, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p में कितना 6 आएगा, 3s में 2 आएगा, 3p में 6 आएगा एंड इसके बाद 3d 4s। तो देखो अब यहाँ तक तो फुल है, तो इसके बाद किस में घुसेगा दोस्तों, इसमें घुसेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जगह अभी भी खाली है, ठीक है, अभी भी खाली है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा आएगा, ओके। तो कैसा आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो 4s में कितना आ गया, 2 आ गया एंड 3d में 5, ओके। देन उसके बाद 26 एटॉमिक नंबर 26 में बहुत ही जाना पहचाना सा एलिमेंट आता है लोहा, ओके, Fe फॉर लोहा, ठीक है, आयरन। एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s में 2 कंप्लीट है, तो यहाँ पे अब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे घुसेगा, मतलब इसमें अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3d में कितना इलेक्ट्रॉन आया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आया, ओके। चलो बात करते हैं 27 का, ठीक है। 27 में आता है आपका कोबाल्ट, CO C कैपिटल एंड O स्मॉल, ठीक है, C कैपिटल एंड O स्मॉल, ये आता है कोबाल्ट। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड मत समझिएगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो CO होता है, ठीक है, दोनों ही कैपिटल होता है, लेकिन कोबाल्ट के लिए C कैपिटल होता है एंड O स्मॉल होता है। तो ये आता है एटॉमिक नंबर 27 पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s 3d, 4s में 2, तो 3d में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। तो ये हो गया कोबाल्ट के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट 28 में।
कोबाल्ट के बाद आता है निकेल, Ni। कोबाल्ट के बाद आता है निकेल। तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होगा? बिल्कुल सिंपल है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड 4s2। तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, ओके। चलो, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 29 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। तो 29 पे है कॉपर, ठीक है। 29 पे क्या है दोस्तों? कॉपर है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? और सबसे पहले तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3s में 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया। अभी 3p में भी 6 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएगा एंड 3p के बाद लिखेंगे 3d को, ठीक है, 3d एंड 4s में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो घुसेगा वो कहाँ पे घुसेगा? 3d में घुसेगा। तो ये यहाँ पे घुस गया, ओके। देखो तो क्या हो रहा है, 3d 9 हो रहा है, ठीक है, 3d 9 हो रहा है। देखो ये वाला जो सब ऑर्बिट है, ठीक है, इसमें जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल का सेट एक इलेक्ट्रॉन अगर होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर आ जाता है तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला जो ऑर्बिटल का सेट है ये कम्प्लीटली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 4s है, ठीक है, 4s तो फुल था, 4s ऑलरेडी फुल है, लेकिन यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन चला भी जाता है तो भी इसका स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, तो भी इसका स्टेबिलिटी जो है बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, अभी ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को स्टेबल करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेगा, ठीक है। अभी क्या हुआ कि 3d वाला जो ऑर्बिटल का सेट था वो कम्प्लीटली फुल हो गया है एंड 4s हाफ फिल है। तो मैंने क्या कहा था कि ऑर्बिटल का जो सेट है वो अगर हाफ फिल होते हैं, ठीक है, आधा भर्ती होता है या फिर पूरा भर्ती होता है, तब वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये पूरा भर्ती हो गया एंड ये आधा भर्ती हो गया, तो दोनों ही स्टेबल है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या था कि 3d में एक इलेक्ट्रॉन कम था एंड 4s कम्प्लीटली फुल था। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है। तो 3d के जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 आ जाएगा एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है? जस्ट फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होता है, ओके। चलो अब करते हैं 30 वाला एलिमेंट। 30 में क्या है दोस्तों, कॉपर के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? जिंक, ठीक है। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s में 2 इलेक्ट्रॉन का जगह है, एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये 3d में आ जाएगा, सॉरी 4s में इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा, ठीक है। तो ये है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो 31 जिंक के बाद क्या आता है दोस्तों? गैलियम, ठीक है, Ga गैलियम, ओके। देखो अब जितने भी ये ऑर्बिटल्स हैं ये सभी के सभी फुल हो चुका है। तो अब नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा आएगा दोस्तों, ये हमें पता चलेगा आउटफाउ प्रिंसिपल में, ठीक है। 3d के बाद इलेक्ट्रॉन किस में घुसता है, कौन से ऑर्बिटल में घुसता है? देखो ये अगर हम लोग चार्ट को फिर से देखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 1s में घुस रहा है, 2s में 2p 3s 3p 4s 3d 4p, तो 4p में घुस रहा है। 4p के बाद किस में घुसेगा दोस्तों? 5s में घुसेगा, ठीक है, 4p के बाद 5s में घुसेगा, बस ना याद रखिए, ठीक है। चलो अब यहाँ तक तो बिल्कुल सेम रहने वाला है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, देन उसके बाद आएगा 4p
4p यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 4p p सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा, बिल्कुल इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन घुस गया है, तो 4p में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बात करते हैं 32। 32 में कौन सा एलिमेंट है दोस्तों, जर्मेनियम, Ge। ठीक है, Ga फॉर गैलियम, Ge फॉर जर्मेनियम। ओके, 32 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, जर्मेनियम है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, जस्ट 4p में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब 4p2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुसेगा। अभी बात करते हैं 33 के बारे में। एटॉमिक नंबर 33 में कौन सा एलिमेंट आता है, बहुत ही डेंजरस एलिमेंट, आर्सेनिक। ठीक है, पानी में अगर आर्सेनिक का मात्रा लिमिट से ज़्यादा होता है तो फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाते हैं, तो आर्सेनिक बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है। ओके, 33 में आता है आर्सेनिक। यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, 4p में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा दोस्तों, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ओके, चलो अब बात करते हैं 34। आर्सेनिक के बाद क्या आता है दोस्तों, सेलेनियम। ठीक है, आर्सेनिक के बाद आता है सेलेनियम, Se। ओके, बिल्कुल यहाँ तक सेम रहेगा, आखिर में क्या होगा, सिर्फ 4p की जगह पे यहाँ तक तो सेम रहेगा, 4p4 आ जाएगा। बस मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, क्योंकि और 2 एलिमेंट बचा है हमारे पास। एंड 35 में कौन सा एलिमेंट आता है दोस्तों, आता है आपका ब्रोमीन। एंड 36 जो कि एक नोबेल गैस है, ये आता है क्रिप्टन। ठीक है, तो ब्रोमीन के केस में बिल्कुल सेम रहेगा, 4p5 आ जाएगा। एंड क्रिप्टन के केस में 4, ये पूरा एकदम सेम रहेगा, सिर्फ 4p6 आ जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन के केस में एक और इलेक्ट्रॉन घुसेगा। ठीक है, 4p5 हो गया। एंड क्रिप्टन के केस में एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घुस जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 4p6। तो देखो, अब अगर बात करें क्रिप्टन के बारे में, ठीक है, इसको नोबेल गैस क्यों कहते हैं, ये नोबेल गैस है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में मतलब 2 वाले केस में 6, ये 6 and 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट की बात करें, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। एंड 3D में कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 10 6 and 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद फोर्थ ऑर्बिटल। ठीक है, ये KLMN। ठीक है, N वाले ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4 में ये 2 एंड यहाँ पे 6 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या कहा था, जिन सभी एलिमेंट के एटम का, ठीक है, जो भी एटम के बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इतना स्टेबल होता है कि वो किसी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अगर बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। इतना स्टेबल बन जाएगा कि वो किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करेगा, जिसके लिए उसको नोबेल गैस कहा जाता है या फिर इनर्ट गैस कहा जाता है, निष्क्रिय गैस। ठीक है, तो ये क्रिप्टन क्या है, एक निष्क्रिय गैस है, क्योंकि इसके बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने 1 से लेकर 36 तक सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लिए हैं। याद रखने वाली 2 कन्फिगरेशन है, सिर्फ क्रोमियम का एंड कॉपर का। ये दोनों आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। कॉपर का तो यहाँ पे है, ठीक है, एंड क्रोमियम का भी इलेक्ट्रॉन जो कन्फिगरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, व्यतिक्रम केस है, तो इन दोनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉपर के जगह पे यहाँ पे 3D9 4s2 लिख के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पे 3D10 होगा, 4s1 होगा। ये ज़्यादा
स्टेबल होता है, इसीलिए ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है, ठीक है। एंड क्रोमियम के केस में भी बिल्कुल वैसा ही होता है, 3d5 होता है एंड 4s1 होता है, 3d4 4s2 ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग जनरली 3-4 तरह के बॉन्ड पढ़ते हैं। पहला तो आयोनिक बॉन्ड हो गया, देन कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ओके, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। एंड उस चैप्टर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, ठीक है ना। चलो, तो इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ। एंड क्या है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना, अपने दोस्तों में क्लासेस को शेयर करना। अगर आप SPTE बिहार के हैं, बिहार पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, तो ग्रुप ए वाले बंदों के लिए ये अप्लाइड केमिस्ट्री का क्लास फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री का क्लास ग्रुप ए वाले बच्चों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। एंड सेकेंड सेमेस्टर मत बोले तो ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप बी वाले जो फर्स्ट सेमेस्टर में देगा उसका सिलेबस जो है सेकंड सेमेस्टर लिखा हुआ होता है, एंड उसमें अप्लाइड केमिस्ट्री नहीं है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रुप बी वालों को अप्लाइड केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पे मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड फिजिक्स 2, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है। एंड वहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है। तो ग्रुप बी वाले बच्चों के लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्लास चल रहा है। अप्लाइड फिजिक्स 2 का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लगभग 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, मैं स्टार्ट कर दूँगा। एंड अप्लाइड फिजिक्स 1 का क्लास तो चल रहा है, अप्लाइड केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, मैथमेटिक्स 1 का भी क्लास, ठीक है, चल रहा है। एंड अगर बात करें वेस्ट बंगाल बोर्ड की, वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक बोर्ड की, तो वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक बोर्ड में जो फर्स्ट सेमेस्टर में है अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एंड आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सारे सब्जेक्ट वेस्ट बंगाल पॉलिटेक्निक के सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में ही है। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस अब तक दिया नहीं है, ठीक है। न्यू सिलेबस क्या होगा सेकेंड सेमेस्टर के लिए, वो सिलेबस अभी तक दिया नहीं है। तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर ही करते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर ही करते हैं। चलो, तो दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक किया करें, अपने दोस्तों में शेयर किया करें। एंड जितने भी दोस्त हैं आपके जो कि पॉलिटेक्निक में एंट्री लिए हैं, सबको लिंक भेजिएगा हमारे चैनल का, वीडियोस का, ठीक है। एंड आप हमारे चैनल को भी, चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरे साथ आप बात भी कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही होगा 7866804794। एंड हमारा जो वेबसाइट है दोस्तों www.polytechnicstudies.com, ठीक है, उसमें हम लोग नोट्स को दे रहे हैं, ठीक है। नोट्स को वहाँ पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी सभी सब्जेक्ट्स का, जितने भी सब्जेक्ट का क्लासेस यहाँ पे हुआ है, सबका नोट्स वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो उसको रेगुलर विजिट करिएगा। एंड एक बात और है, वहाँ पे अगर आप हमारे चैनल को चैनल के जो वेबसाइट है उसको विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको मेंबरशिप लेना होगा, बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपको रजिस्टर करना होता है वहाँ पे, ठीक है। आप अपना ईमेल डालिएगा, अपना नाम डालिएगा, बस हो जाएगा रजिस्टर। देन आप ये सारे नोट्स जो वहाँ पे अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखना एंड स्टडी बराबर करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।